नेक्स्ट जो अपने पास फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है मिरर्स के लिए, वो फोर्थ नंबर हम लोग देख रहे हैं कि जो पावर होती है कोई भी मिरर की, आपको कई क्वेश्चन के अंदर बात बोल देगा कि जो पावर ऑफ मिरर यानी उस दर्पण की शक्ति क्या होगी या दर्पण की शक्ति कहते किसे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम फोर्थ टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, जो हम कंटिन्यूअस के अंदर पढ़ रहे थे। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर, हमने थर्ड जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, यानी जो अभिसारी और अपसारी दर्पण हैं उनसे किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। अब हम नेक्स्ट जो है वो देख रहे हैं पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर यानी दर्पण की शक्ति, या मैं इसे बोल सकता हूं दर्पण की क्षमता। अब शक्ति या क्षमता या पावर जो होती है मिरर की, वो होती क्या है कि कोई भी मिरर लाइट रे को कितना बेंड कर सकता है। कोई भी मिरर, स्फेरिकल मिरर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्फेरिकल मिरर चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, वो लाइट रेज को कितना बेंडिंग कर सकता है, इसका पता हमें चलता है पावर से, कि मिरर की पावर जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही बेंड करेगा। तो अगर हम पावर की बात करें तो पावर जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर इज या पावर ऑफ mirror is capacity of mirror to bending the लाइट रेज, बेंडिंग द लाइट रेज, यानी लाइट रेज को वो कितना बेंड कर सकता है इसका पता हमें किससे चलता है, पावर से चलता है। या पावर ऑफ मिरर की अगर हम बात करें तो पावर ऑफ मिरर क्या होती है कि कोई भी मिरर लाइट रे को कितना बेंड कर सकता है उसे बोला जाता है पावर ऑफ मिरर। जो पावर है इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल P से, और ये जो पावर है मिरर की, इस पावर की जो यूनिट होती है, इस पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर्स या डायोप्टर। पावर की यूनिट जो है किसमें हम लोग इसे मेजर करते हैं वो क्या होती है, डायोप्टर होती है। अब अगर डायोप्टर की बात करें तो जैसे हम लोग मिरर की बात करेंगे तो मिरर के लिए डायोप्टर का क्या फॉर्मूला होता है या पावर का क्या फॉर्मूला होता है, और लेंस की जब हम आगे बात करेंगे तो लेंस के लिए जो पावर का फॉर्मूला है दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, अगर हम पावर की बात कर रहे हैं, मिरर हम लोग अब तक पढ़ रहे हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो मिरर की बात करें तो जो मिरर के लिए पावर होती है वो पावर की वैल्यू होती है 1/f। पावर की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1/f। f क्या होती है, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। तो शक्ति जो होती है किसी भी दर्पण की वो शक्ति होती है 1/, में फोकस दूरी। अब डिफरेंस यहीं पर आता है लेंस और मिरर के लिए। अगर हम मिरर की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और अगर हम लेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब P यहाँ P जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख ली कि मिरर के लिए कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो उसके लिए P का फॉर्मूला क्या होता है, -1/, फोकल लेंथ। तो अगर हम बात करें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर की, तो उनकी जो कैपेसिटी होती है बेंड करने की, रेज को बेंड करने की, उसके बेसिस पर हम पावर देखते हैं। अगर पावर की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मीनिंग क्या होगा, पावर की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मीनिंग क्या होगा। तो अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो कैसी होती है, तो हम बोलेंगे फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो होती है पॉजिटिव। फोकल लेंथ जो है
कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अब अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ जाएगी, सॉरी पॉजिटिव आ जाएगी, तो जो पावर है वो कैसी आ जाएगी, तो जो पावर है वो आ जाएगी आपके पास नेगेटिव। और नेगेटिव पावर का मीनिंग होता है कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये लाइट रेज का डाइवर्जन करता है, यानी डाइवर्जिंग लाइट रे इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद में निकलेंगी, यानी जो लाइट रे है वो आगे जाने पर फैल जाएंगी। तो डाइवर्जिंग लाइट रे अपने को यहाँ पर मिलती हैं किस कंडीशन के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गई तो पावर जो है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और पावर अगर नेगेटिव हो गई यानी आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस डायोप्टर के अंदर। तो जो पावर नेगेटिव हो जाएगी तो मैं बोलूँगा जो लाइट रे है उनका क्या कर रहा है, वो डाइवर्जन कर रहा है। या फिर हम केवल डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग के बेसिस पर भी ये देख सकते हैं कि उसकी पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर के लिए हमें पता है कि जो फोकल लेंथ है वो कॉनकेव मिरर की क्या होती है, तो फोकल लेंथ जो होती है कॉनकेव मिरर की वो होती है नेगेटिव। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो मैं बोलूँगा पावर जो है लेंथ की वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव पावर का मीनिंग है कन्वर्जिंग लाइट रे, कन्वर्जिंग लाइट रे, यानी अगर पावर पॉजिटिव है तो लाइट रे जो है उनका कन्वर्जन होता है, यानी वो आगे जाकर मिलती हुई नजर आती हैं। तो पावर जो है वो क्या होता है कि कोई भी लाइट रे है उसको वो कितना बेंड कर सकता है मिरर, इसको बोला जाता है पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर की यूनिट जो है वो क्या होती है, डायोप्टर होती है। अगर हम बात करें पावर के फॉर्मूले की तो जो मिरर के लिए पावर है वो दी जाती है -1 अपॉन फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ जो ली जाती है वो किस में ली जाती है, मीटर के अंदर। हमेशा फोकल लेंथ को किस में लेके चलोगे आप लोग, मीटर के अंदर। तो जो पावर आएगी वो किसके अंदर आएगी, डायोप्टर के अंदर पावर आएगी। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर अगर डाइवर्जिंग लाइट रे होती है उसके अंदर रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट रे डाइवर्जिंग होती है। अब डाइवर्जिंग होगी तो मैं बोल सकता हूँ कि पावर जो है वो कैसी है, नेगेटिव। और कॉनकेव मिरर के लिए अगर कन्वर्जिंग लाइट रे है, रिफ्लेक्शन के बाद में कन्वर्जिंग लाइट रे हो रही है तो मैं बोल सकता हूं उसकी पावर जो है वो कैसी है, पॉजिटिव है। तो ये आपको पावर ऑफ मिरर के अंदर ध्यान में रखना है। ये छोटा सा ही टॉपिक है पावर ऑफ मिरर। इसके अंदर क्या आपको केवल फॉर्मूला ध्यान में रखना है, मिरर के लिए क्या होता है, पावर इज इक्वल टू -1 अपॉन फोकल लेंथ। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हम लोग इसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है हमेशा। और उसके कई तरीके के न्यूमेरिकल भी अपने पास आते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर कंडीशन है वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये हमने प्लेन मिरर के अंदर भी डिस्कस किया था और यही बात हम लोग इन दोनों स्फेरिकल मिरर के लिए भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमें मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है, स्फेरिकल मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है उस इमेज की वेलोसिटी पता लगानी हो तो उसकी वेलोसिटी पता लगाने के लिए अपने पास 3 केस होते हैं। 3 केस कौन कौन से, फर्स्ट केस होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा हो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा हो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। जैसे अगर हम यहाँ पर एक मिरर ले लेते हैं और मिरर जो है वो हमने ले लिया, इस तरीके से हम एक मिरर ले रहे हैं। इसकी ये जो आउटर सरफेस है ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और ये ऑब्जेक्ट जो है वो पोल की तरफ, ये ऑब्जेक्ट जो है
वो पोल की तरफ किसी वेलोसिटी v नोट से मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके इमेज की, तो इसकी इमेज जो बन रही है वो यहाँ पर बन रही है, और इसकी इमेज जो है वो किधर मोशन करती हुई हमें नज़र आएगी। तो हम डायरेक्शन साथ में निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या लगेगा कि इमेज जो है वो किधर जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है तो इमेज जो है वो मिरर से दूर जाएगी, यानी दोनों के डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमने ले ली यहाँ पर। अब देखिए ये है आपके पास केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या होगा इसके अंदर कि अगर मैं ये बोल दूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करता है, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग यदि मूव करता है तो किस तरीके से हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो मैं फर्स्ट केस लिख रहा हूँ, इफ ऑब्जेक्ट moves along, if object moves along principal focus, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग यदि मूव करे तो क्या कंडीशन होगी। तो देखिए हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता है v नॉट, इमेज की वेलोसिटी हमें vi देखनी है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो यहाँ पर अपने पास एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर होती है पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज। तो यहाँ पर अगर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इसे लिख लें u से, यानी पोल से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो है u, और पोल से जो इमेज की डिस्टेंस है इसे हम डिनोट कर लेते हैं v से। तो अपने पास जो मिरर फॉर्मूला होता है वो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, यही होता है मिरर फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें चाहिए वेलोसिटी। तो देखो ये जो u और v है वो क्या है, ये u और v है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ, क्योंकि पोजीशन है कि पोल से कितनी डिस्टेंस पर है ये। तो u और v जो है वो है पोजीशन। अब अगर मुझे पोजीशन से वेलोसिटी चाहिए, तो पोजीशन से वेलोसिटी अगर चाहिए तो क्या करना होगा, तो मैं बोलूँगा पोजीशन से अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो हमें पोजीशन से अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो हमें पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करना चाहिए। तो टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करो, अवकलन करो इसका। एक बार अवकलन करूँगा 1/u का कितना आएगा, -1/u स्क्वायर, और साथ में आ गया du अपॉन में dt। इसका 1/v का कितना हो जाएगा, -1/v स्क्वायर dv अपॉन में dt। और f जो है फोकल लेंथ जो है, फोकस दूरी जो है वो एक मिरर के लिए, एक दर्पण के लिए हमेशा नियत होती है, और नियत राशि का अवकलन कितना होता है, 0। अब यहाँ से अगर मैं इस वाले को इधर ले जाऊँ या इसको इधर ले जाऊँ, एक राशि को किसी को उधर ले जाऊँ, तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो देखो क्या बनेगा, -1/v स्क्वायर dv अपॉन में dt इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/u स्क्वायर du अपॉन में dt। माइनस को भी उधर ले जाओ और v स्क्वायर को भी उधर ले जाओ तो देखो क्या बनेगा, dv अपॉन में dt इज इक्वल टू, माइनस इधर आ जाएगा तो -v स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर du अपॉन में dt। ये अपने पास एक इक्वेशन बन गई। अब dv अपॉन में dt यहाँ पर क्या है, v किसकी पोजीशन है, v पोजीशन है इमेज की। तो मुझे इमेज की पोजीशन का अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी इमेज की, और किसके अलोंग आएगी, वो आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। यानी dv अपॉन में dt जो है यहाँ पर, वो dv अपॉन में dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगर मैं बात करूं du अपॉन में dt की, तो du अपॉन में dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ
ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से देखो, अगर इसी इक्वेशन के अंदर मैं और कुछ भी लिखना चाहूँ तो v अपॉन में u, m इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, v अपॉन u। तो यहाँ पर अगर मैग्निफिकेशन को मैं काम में लूँ तो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू करूँगा तो m स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर के। तो मैं v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर की जगह m स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, यानी मैं क्या लिखूँगा कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज v dv अपॉन में dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो इसको हमने vi से डिनोट कर दिया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर क्या बना, मैग्निफिकेशन m स्क्वायर, और du अपॉन में dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर अपने पास रिलेशन क्या आ जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो। अब यहाँ पर जो ये नेगेटिव साइन आ रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, ये नेगेटिव साइन शो करता है, नेगेटिव साइन shows that direction of vi and v naught are अपोजिट। नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो जो इमेज है वो किधर मूव करेगी, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी स्फेरिकल मिरर के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करता है, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है, तो जो इमेज की वेलोसिटी है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उनमें क्या रिलेशन होता है, इमेज की वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वी नॉट। अगर मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना चाहूँ या केवल मैग्नीट्यूड ही लिखना चाहूँ, डायरेक्शन अगर मुझे पहले से पता है, डायरेक्शन अगर मुझे पता है कि अपोजिट डायरेक्शन है, तो मैं केवल और केवल मैग्नीट्यूड यहाँ पर देख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये भी आप लोग काम में ले सकते हो। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें तो सेकंड केस के अंदर वो किस तरीके से मूव कर सकता है। तो इस केस के अंदर तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करता है। अब अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव ना करके वो इसके परपेंडिकुलर मूव करे, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के वो परपेंडिकुलर मूव करे। ये आपके पास है प्रिंसिपल एक्सिस और मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो इधर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v नॉट, मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v नॉट, ठीक है। तो इसकी जो इमेज है वो हमने यहाँ पर देख ली कि इमेज जो है वो किधर मूव कर रही है, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी जो है वो हमने एज्यूम कर ली vi।
यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अगर अब परपेंडिकुलर मूव करते हैं ऑब्जेक्ट तो किस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो अगर हॉरिजॉन्टल वो मूव करता, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करता, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन थी मिरर फॉर्मूला, जिसके अंदर u और v जो डिस्टेंस थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग थी। अब आपको वो डिस्टेंस चाहिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई इक्वेशन ऐसी है क्या आपके पास? तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग अपने पास एक इक्वेशन है, और वो कौन सी होती है? मैग्निफिकेशन की, कि मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन में u, यही होता है मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन m की अगर हम बात करें तो m क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसके बेसिस पर हम लोग देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर जब वो मूव करेगा तो परपेंडिकुलर मूव करने पर जो वैल्यू है अपने पास किसकी? वेलोसिटीज की, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो वो वैल्यूज कितनी आएगी? जैसे अगर मैं यहाँ से इन दोनों को काम में लूँ, तो इन दोनों को काम में लेकर मैं एच आई की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो एच आई इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा माइनस वी अपॉन यू एच नोट हो गया आपके पास। अब अगर इस इक्वेशन के अंदर देखो क्या है आपके पास? एच आई क्या है? एच आई है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज यानी ये वाली डायरेक्शन है, वी आई वाली डायरेक्शन है, और वी आई वाली डायरेक्शन इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इस हाइट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो मेरे को इसके अलोंग वेलोसिटी मिल जाएगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन का अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करें तो देखो क्या बन जाएगा? डी एच आई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू डी एच नोट अपॉन में डी टी। अगर डी एच आई अपॉन में डी टी की हम लोग बात करें तो डी एच आई अपॉन में डी टी क्या चीज़ है अपने पास? तो डी एच आई अपॉन में डी टी क्या है? एच आई है डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर। तो उसका टाइम के रेस्पेक्ट में अगर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगी? वेलोसिटी। तो किसकी वेलोसिटी आएगी? वो वेलोसिटी आएगी इमेज की, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब अगर हम बात करें डी एच नोट अपॉन में डी टी की, तो डी एच नोट अपॉन में डी टी क्या है? डी एच नोट अपॉन में डी टी है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ से और क्या हम लिख सकते हैं? माइनस वी बाई यू आ रहा है, माइनस वी बाई यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है इसको हमने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर का साइन लगा देता हूँ, इज इक्वल टू किसके है? माइनस वी बाई यू की जगह क्या आ गया? मैग्निफिकेशन, और डी एच नोट अपॉन डी टी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं बोलूँगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अगर आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिवन है, इमेज की वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया अपने पास। और अगर पैरेलल पूछे या फिर हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी पूछे, तो अलोंग वेलोसिटी पूछेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ m की जगह m स्क्वायर आ जाएगा और नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट ना तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करे और ना ही वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करे, यानी दोनों ही कंडीशन ना हो, तो किस तरीके से हम वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे? तो अगर ये दोनों ही केस नहीं है, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स तो नेक्स्ट केस जो है वो क्या हो जाएगा अपने पास?
इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन डायरेक्शन which makes an angle theta with principal axis यानी कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है आपके पास और आपको वेलोसिटी दे दी कि वेलोसिटी है इधर, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर है और ये वाला जो एंगल है वो कितना है, थीटा। वेलोसिटी इधर है और ये वाला जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो ये जो वेलोसिटी है वो ना तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है ना ही प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके का केस आ जाए तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो देखो कि ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर इधर है तो इसके अपोजिट वेलोसिटी किसकी हो जाएगी, इमेज की हो जाएगी। तो जो इमेज की वेलोसिटी है वो हो जाएगी यहाँ पर ये vi, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी को हम लोग कैलकुलेट कैसे करें, तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। फर्स्ट स्टेप क्या आप अप्लाई करोगे यहाँ पर कि सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है इसके कंपोनेंट करो। सबसे पहले क्या करोगे, मेक कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसके क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। अब अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के मैं यहाँ पर कंपोनेंट करूँ तो देखो एक कंपोनेंट जो है वो तो आएगा इस डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, v0 cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा, इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, v0 sin थीटा। तो दो कंपोनेंट आ गए अपने पास। अब इन दोनों कंपोनेंट की आप लोग अलग अलग वेलोसिटी फाइंड आउट करो। जैसे मेरे पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, वैल्यू कितनी, v0 cos थीटा। तो आप इमेज की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। कैसे आएगा मैं बोलूँगा, इमेज की वेलोसिटी जो है उसका जो ये अलोंग वाला कंपोनेंट है वो कितना होता है, माइनस का m स्क्वायर और v0 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करके लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा vi इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर, v0 कितना है, v0 है v0 cos थीटा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। तो ये आपके पास इमेज की वेलोसिटी आ गई अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अब थर्ड स्टेप आपको इमेज की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखनी है। तो इमेज की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी होती है, m इंटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इमेज की जो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो हो जाएगी m इंटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी है, v0 sin थीटा। तो ये आपके पास इमेज की वेलोसिटी आ गई अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इमेज की वेलोसिटी आ गई परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप इन दोनों का क्या करोगे, रिजल्टेंट निकाल लो। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेलोसिटीज, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेलोसिटी। तो आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले अब क्या केस है कि कोई ना तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करे ना ही प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करे। जब वो परपेंडिकुलर भी मूव नहीं कर रहा और उसके अलोंग भी मूव नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द
प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। जो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इमेज की वेलोसिटी निकालेंगे। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसके अलोंग वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे और फिर लास्ट के अंदर दोनों का रिजल्टेंट हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास इमेज की वेलोसिटी आ जाएगी। चलिए नोट डाउन कीजिए। एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं वेलोसिटीज को। एक क्वेश्चन है अपने पास, क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर is 20 cm. Find the image position and velocity. Image position and velocity. डायग्राम आपको दे रखा है, ये मिरर है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर है एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 5 mm/सेकेंड और ये वाला एंगल दे रखा है 37 डिग्री। आपको ये वाली डिस्टेंस भी क्वेश्चन में दे रखी है, u की वैल्यू जो होती है वो 30 cm, ये वाली वैल्यू यहाँ तक की। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, आपको बोल रहा है इमेज की पोजीशन बताओ तथा इसकी वेलोसिटी आप लोगों को बतानी है। तो अगर इमेज की पोजीशन हमें बतानी है तो इमेज की पोजीशन के लिए तो हमें क्या चाहिए, इमेज की पोजीशन यानी दोनों कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट तो किससे आएगा, एक क्वेश्चन हमने पहले ऐसा किया भी था जिसके अंदर पोजीशन की बात की हुई थी। तो x और y कोऑर्डिनेट दोनों निकालने हैं, तो x कोऑर्डिनेट तो किससे आएगा, x कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा मिरर इक्वेशन से, मिरर फॉर्मूले से, और y कोऑर्डिनेट जो है वो किससे आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा मैग्निफिकेशन से। तो चलिए वेलोसिटी अगर हम देखना चाहें तो वेलोसिटी का हमें यहाँ पर कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग पोजीशन की बात करते हैं। तो देखो पोजीशन क्या हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पर u की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये अपने पास कॉनकेव मिरर है। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम लिखना चाहें, u की वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो u की वैल्यू कैसी आएगी, देखो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट की जब इमेज बनेगी तो इस मिरर पर लाइट रे का इंसिडेंस इस तरीके से होगा, क्योंकि ये वाली ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर की भी सभी डिस्टेंस कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, यानी कितनी, -30 cm। अब नेक्स्ट चीज हम लोग यहाँ पर बात करें कि आपको फोकल लेंथ दे रखी है मिरर की 20 cm। तो फोकल लेंथ की अगर बात करें तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ यानी यहाँ पर कहीं पर 20 cm बोल रहा है तो प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर होगा। तो पोल से प्रिंसिपल फोकस की जो ये वाली डिस्टेंस है वो भी पोल से ही मेजर करनी पड़ेगी, तो वो भी इस इंसिडेंस रे की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो f की जो वैल्यू है वो भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो u की वैल्यू अपने पास है, f की
वैल्यू अपने पास है, तो क्या हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मिरर फॉर्मूले से क्या होती है, 1/u प्लस में 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो अपने को v की वैल्यू रखनी है तो 1/v को इधर रख लेते हैं, बाकी सब को उधर ले जाते हैं, 1/f माइनस 1/u वैल्यू रख दो, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू है -20 माइनस 1/u, u की वैल्यू है अपने पास माइनस का 30 वैल्यू रख दी यहाँ पर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस माइनस प्लस होकर देखो क्या बनेगा, 1/v इज इक्वल टू, ये प्लस बन जाएगा तो इसको पहले लिख देते हैं 1/30 माइनस ये कितना है 1/20। अब एलसीएम अगर यहाँ पर ले हम लोग तो एलसीएम जो है वो कितना ले लेते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं 600। तो 600 एलसीएम ले लिया तो 32 यहाँ पर बन गया 20 माइनस में यहाँ पर कितना बन जाएगा 30। तो 1/v इज इक्वल टू आ गया माइनस का 10 में 600, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो v की वैल्यू अगर मैं इसे उल्टा कर देता हूँ तो v की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, -60 cm आ जाएगी। तो v की वैल्यू आ गई अपने पास। अब u की वैल्यू अपने पास है, v की वैल्यू अपने पास है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ सकती है। तो मैग्निफिकेशन जो है m इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u। माइनस v की वैल्यू कितनी है 60, सॉरी माइनस का 60 में u की वैल्यू कितनी है अपने पास, u की वैल्यू है माइनस का 30। तो कितना बन जाएगा, ये m जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस की 2। तो मैग्निफिकेशन आ गया माइनस का 2 अपने पास। तो अब देखिए अगर हमें पोजीशन पता करनी है, पोजीशन बतानी है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन यही है पोजीशन बताओ, तो पोजीशन तो कितनी आ जाएगी कि इमेज जो है उसकी डिस्टेंस x डिस्टेंस आपको दे रखी है -60 cm। y डिस्टेंस अगर हमें देखनी है या पोजीशन के अंदर केवल x कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास। अब ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर देखो, ऑब्जेक्ट जो है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए जो y कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम वही होगा जो ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट है, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमें y कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी देखो यहाँ पर ना तो x डायरेक्शन में ना y, यानी ना तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है और ना ही परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हमें यहाँ पर कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो अगर मैं कंपोनेंट करूँ यहाँ पर तो कंपोनेंट देखो क्या क्या हो जाएंगे। एक कंपोनेंट तो हो जाएगा इसका इधर, एक कंपोनेंट जो इधर हुआ उसकी वैल्यू कितनी 5 cos 37, और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा इधर और इसकी वैल्यू कितनी 5 sin 37। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब इमेज की बात करें कि इमेज की वेलोसिटी कितनी आएगी, तो पहली चीज़ तो ये कि जो इमेज बनेगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, यानी ये इधर जाएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है इसके आप लोग कोऑर्डिनेट दोनों कंपोनेंट निकाल लो, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस अगर मैं इमेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना चाहूँ, अलोंग वाले को मैं पैरेलल से डिनोट कर रहा हूँ, तो वो कितना होता है -m² और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का पैरेलल कंपोनेंट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का पैरेलल कंपोनेंट, अब नेगेटिव मैं यहाँ पर ना भी लगाऊं तो भी सही है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, कि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। अब हमें पहले ही पता है कि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट ही होगी, तो नेगेटिव को मैं ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लेके ही चल लेता हूँ। चलो m की वैल्यू कितनी -2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 इंटू में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का पैरेलल कंपोनेंट कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का पैरेलल कंपोनेंट या फिर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कंपोनेंट कितना है 5 cos 37। तो 5 cos 37 डिग्री हमने यहाँ पर लिख दिया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का पैरेलल जो कंपोनेंट है वो आ गया -20 cos 37 आ गया ये। अब इसी तरीके से अगर हम वेलोसिटी ऑफ इमेज का
परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैलकुलेट करें तो इमेज की वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है m इंटू में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट m की वैल्यू कितनी -2 इंटू में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना 5 sin 37 डिग्री। तो ये कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया -10 sin 37 डिग्री। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का आपके पास पैरेलल कंपोनेंट आ गया, यानी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस का कंपोनेंट आ गया, और वेलोसिटी ऑफ इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी आपके पास आ गया। अब अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट जो है उसके लिए हमने क्या कहा कि इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हमें देखना है, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हमें देखना है तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, तो मैं कोस और साइन की वैल्यू रख दूं। कोस 37 कितना होता है 4/5 और साइन 37 कितना होता है 3/5। तो 3/5 और 4/5 रखें यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रखो कोस 37 कितना 4/5। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का पैरेलल कंपोनेंट माइनस का 20 इंटू में 4/5, 5 से ये 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया माइनस का 16। और किस में आएगा ये, देखो किस में है ये mm के अंदर, तो mm पर सेकेंड। दूसरा वेलोसिटी ऑफ इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट -10 sin 37 कितना 3/5, 5 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट, कितना आ गया -6 mm पर सेकेंड। अब हमें तो इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो मैं कहूँगा रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन दोनों कंपोनेंट को हमें क्या करना है, इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो मैं लिखूँगा वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर कंपोनेंट इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल कंपोनेंट और कोस थीटा एंगल आएगा। अब अगर पैरेलल और इसमें दोनों के बीच का एंगल देखें तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, कोस 90 रखेंगे तो आगे वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी 0। तो VI जो है इसकी वैल्यू कितनी √VI परपेंडिकुलर कितना है -6 का स्क्वायर कितना 36, VI कितना है 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256 प्लस में 36 जो है वो कितना हो गया आपके पास, ये हो गया √ के अंदर 292 mm पर सेकेंड। ये आपके पास आपका आ गया आंसर कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो कितनी आ गई √ 292 mm पर सेकेंड। अब इसके अंदर आप एडिशनल एक चीज़ और ये भी देख सकते हो, अगर आपको ये वाला एंगल यहाँ पर देखना हो, ये वाला जो एंगल है कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इजी हो जाएगा। कैसे, ये वाली वेलोसिटी कितनी है 16, ये वाली वेलोसिटी कितनी आई 6, दोनों आ गई अपने पास। डायरेक्शन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन के बेसिस पर ही हमने ये इधर इन्हें डिनोट किया है। तो 16 और 6, अब यहाँ से अगर हमें tan थीटा निकालना है तो ये बना लो एक अपने पास ट्राइंगल, अगर हमें tan थीटा निकालना है तो ये बना लो एक अपने पास ट्राइंगल। ठीक है, tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना 6, बेस कितना 16, तो tan थीटा इज इक्वल टू 6/16। तो tan थीटा जो है यहाँ पर वो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 6/16 यानी 3/8। तो आप tan थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो और रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। नोट डाउन कीजिए।